स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सार्वजनिक व्यय, अर्थ, वर्गीकरण एवं सिद्धांत, पब्लिक एक्सपेंडिचर मीनिंग, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल्स। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसका अर्थ करते हैं। मीनिंग क्या है? सार्वजनिक व्यय की डेफिनेशन देखिए। सार्वजनिक अभिप्राय उस धनराशि से है जो सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं को आर्थिक और सामाजिक कल्याण में वृद्धि करने तथा नागरिकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए व्यय करना पड़ता है। कौन व्यय करता है? सरकार। किस लिए करती है? कल्याण व सुरक्षा के लिए व्यय करते हैं। आप ब्रीफली से कह सकते हैं सरकार के द्वारा किया जाने वाला खर्चा किस लिए किया जाता है? जो कल्याण के लिए किया जाए वह खर्च। ठीक है, तो ये तो है इसकी मीनिंग। इसके वर्गीकरण को हम देखते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग आधारों पे इसका वर्गीकरण किया है। सबसे पहले देखते हैं लाभ के आधार पे वर्गीकरण। इसके लाभ के आधार पे वर्गीकरण किया है कोहन और प्लेहन के द्वारा किया गया है। लाभ के आधार पे इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है यह वह व्यय जिसका लाभ सामान्य रूप से सारे समाज को मिलता है, यानी सारे समाज को मिलता है। जैसे मान लीजिए शिक्षा है, शिक्षा का लाभ सबको मिलता है। अगर हॉस्पिटल खड़ा किया जाता है तो हॉस्पिटल से मिलने वाला लाभ सब समाज के सभी लोगों को मिलता है। इसी प्रकार से अगर यातायात पे गवर्नमेंट खर्चा करती है तो वो यातायात किसी पर्टिकुलर को नहीं, सभी संपूर्ण सोसाइटी के सभी पर्सन के लिए लाभदायक है। तो ये ऐसा लाभ है जो समाज के सभी व्यक्तियों को मिलता है। आगे हैं कुछ विशेष व्यक्तियों या वर्गों को लाभ पहुंचाने वाला व्यय। अगर गवर्नमेंट मान लीजिए बेकारी भत्ता देती है तो ये किसे मिलता है? ये बेकारी भत्ता बेरोजगार युवकों को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर कुछ विशेष लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसी प्रकार से वृद्धावस्था जो पेंशन दी जाती है वह पेंशन भी कुछ विशेष लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जो एक उम्र से काफ़ी बड़े व्यक्तियों के लिए पेंशन को लागू किया जाता है। तो ये कुछ विशेष व्यक्तियों एवं वर्गों को लाभ पहुँचाने वाला व्यय कहलाता है। नेक्स्ट है कुछ को विशेष तथा सबको सामान्य लाभ वाले व्यय। उच्च शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय कुछ को विशेष लाभ तथा सबको सामान्य लाभ पहुंचाने वाला व्यय है। इसी प्रकार से नहरों पर किया जाने वाला खर्च, तो नहरों के अंतर्गत जो नहरी क्षेत्र के अंतर्गत जो भूमि आती है उनको लाभ मिलता है। लेकिन यह है नॉर्मली वहाँ जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसका लाभ सबको मिलेगा। नेक्स्ट है वर्ग विशेष के लाभ के व्यय। वर्ग विशेष एवं लाभ मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा जब एक्सपेंडिचर किया जाता है। जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अगर गवर्नमेंट कोई योजना बनाती है तो उस क्षेत्र विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाती है। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो छात्रवृत्ति निकाली जाती है या मेरिट छात्र छात्राओं के लिए जो छात्रवृत्ति योजनाएं होती हैं, ये क्या है? वर्ग विशेष के लोगों के लाभ के लिए निकाले गए के लिए किए गए व्यय कहलाते हैं। आय के आधार पे नेक्स्ट बी है आय के आधार पे वर्गीकरण। निकलसन के द्वारा आय के आधार पे वर्गीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत क्या देखा जाता है? सरकार को व्यय से प्राप्त होने वाली आय के आधार पे वर्गीकरण किया जाता है। तो पहला देखते हैं इसमें वह व्यय जिनसे प्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि आप देखिए कि शिक्षा के ऊपर जो गवर्नमेंट खर्च करती है तो गवर्नमेंट को उससे कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से आगे जाके लाभ प्रदान करता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है ऐसे व्यय जिनसे कुछ आय प्राप्त हो। जैसे नहरें, सड़क एवं चिकित्सा। आप सड़कों का निर्माण करते हैं तो गवर्नमेंट अगर उसके ऊपर टोल टैक्स लेती है तो उससे गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू प्राप्त होती है। इसी प्रकार से नहरी क्षेत्र के अंतर्गत जब नहरों का निर्माण किया जाता है तो उससे भी गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है जब वहाँ प्रोडक्शन बढ़ता है। नेक्स्ट है ऐसे व्यय जिनसे कुछ भी आय प्राप्त नहीं होती। जैसे सुरक्षा, युद्ध, असहाय लोगों पर किया गया व्यय। अगर बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो उससे कोई आय प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी के ऊपर किया गया खर्चा होता है। इसी प्रकार से असहाय लोगों पर गवर्नमेंट खर्च करती हैं, बड़े वृद्धावस्था में लोगों के ऊपर खर्च किया जाता है, तो इससे गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन ये फिर भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं। नेक्स्ट है वह जिनसे पर्याप्त आय प्राप्त हो। जैसे रेल, डाक, तार,
कारखानों आदि पर व्यय। रेल के ऊपर अगर गवर्नमेंट खर्च करती है तो चूँकि रेल के में यात्रा करने वाले यात्रियों के द्वारा उनको रेवेन्यू प्राप्त होता है गवर्नमेंट को। इसी प्रकार से कारखानों पर अगर व्यय करती है तो कारखानों में जो माल बनता है उस तैयार माल को बेचने से गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कार्य के आधार पे वर्गीकरण। कार्य के आधार पे वर्गीकरण में है सुरक्षात्मक, व्यावसायिक, विकासात्मक। ये तीनों इस प्रकार से संबंध है कि इनका भेद करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है स्वरूप या क्षेत्र के आधार पर सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत सार्वजनिक संस्थाओं के क्षेत्र के आधार पर जैसे केंद्र सरकार के द्वारा व्यय, फिर राज्य सरकार के द्वारा व्यय और आगे स्थानीय सरकार के द्वारा व्यय। तो ये क्षेत्र के आधार पे किया जाने वाला व्यय होता है जिसका वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट है डॉल्टन का वर्गीकरण। राज्य की व्यय की विभिन्न मदों के आधार पे जैसे राज्य कौन कौन सी मदों पर कैसा खर्च करती हैं तो उन मदों के आधार पर डॉल्टन ने व्यय का वर्गीकरण किया है। इसमें है पहला सुरक्षा व शांति व्यवस्था पर व्यय, दूसरा है कूटनीतिक प्रतिनिधियों के रखरखाव पर व्यय, तीसरा नागरिक प्रशासन, चौथा न्याय व्यवस्था संबंधी व्यय, पांचवा कृषि उद्योग वाणिज्य विकास व्यय, नेक्स्ट शिक्षा जनहित व सामाजिक सुरक्षा व्यय, नेक्स्ट है राजकीय ऋण संबंधी व्यय। जे.के. मेहता ने व्यय का वर्गीकरण निश्चितता एवं परिवर्तनशीलता के आधार पर किया है, जबकि पीगू ने व्यय का वर्गीकरण हस्तांतरणशील व्यय के रूप में किया है। अमेरिकी सरकार ने व्यय के संबंध में क्रियात्मक वर्गीकरण को अपनाया है, जिसके अनुसार सार्वजनिक व्यय को आगे दी हुई मदों में बांटा जाता है। पहला जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मामले एवं वित्त, तीसरा आवश्यक सेवाएं तथा लाभ, चौथा है श्रम तथा कल्याण, पांचवा कृषि, छठा प्राकृतिक संसाधन, सातवां वाणिज्य तथा गृह संबंधी, आठवां सामान्य प्रशासन, नौवां ब्याज। अब आगे हम देखते हैं सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत। चूँकि सरकार का व्यय निरंतर बढ़ता ही जा रहा है तो कुछ लोग ये मानते हैं कि सरकार को अपने व्यय के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, अनावश्यक खर्चों के ऊपर रोक लगानी चाहिए। डॉक्टर शर्मा के आप यहाँ शब्द देखिए, बुद्धिमत्तापूर्ण व्यय को सुदृढ़ वित्त व्यवस्था की अपरिहार्य दशा माना गया है। सार्वजनिक व्यय के प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। जो इनमें जो प्रथम 4 सिद्धांत है वे प्रोफेसर फिनले शिराज द्वारा दिए गए हैं। पहला है लाभ का सिद्धांत। यह सार्वजनिक व्यय का प्रमुख सिद्धांत है, जिसके अनुसार राज्य को अपना व्यय इस प्रकार करना चाहिए कि समाज को अधिकतम लाभ हो। पीगू के अनुसार व्यय को सभी दिशाओं में उस बिंदु तक बढ़ाना चाहिए जहां प्रत्येक व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त संतुष्टि के बराबर हो, जो सरकारी सेवा आदि पर व्यय किए जाते हैं। बेंथम के अनुसार देखिए कथन, सार्वजनिक व्यय से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिले का नियम का पालन होना चाहिए। संक्षेप में सार्वजनिक कोषों का व्यय उन दिशाओं और मदों पर करना चाहिए जो सार्वजनिक हित के लिए अच्छी हो तथा उनसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। इसका तात्पर्य यह है कि उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रत्येक मद में सीमांत व्यय की सार्वजनिक सीमांत उपयोगिता समान हो। इस सिद्धांत का पालन जरूरी है क्योंकि सार्वजनिक व्यय किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होकर संपूर्ण समाज के लिए होना जरूरी है। सार्वजनिक व्यय के लाभ के सिद्धांत की पूर्ति तभी संभव है जब पहला व्यय समाज के अधिकाधिक लाभ के लिए प्राथमिकताओं के अनुसार हो, दूसरा देश में उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, तीसरा उत्पादन का न्यायोचित एवं समान वितरण हो, चौथा देश में आर्थिक स्थिरता आए और उच्चावचनों पर नियंत्रण रह सके, पांचवा है भावी पीढ़ी का भविष्य उज्जवल बने, छठा पूर्ण रोजगार की स्थापना संभव हो सके। शिराज ने लिखा है, सार्वजनिक व्यय अन्य बातों के समान रहने पर इस ढंग से किया जाना चाहिए कि समाज को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो ताकि उत्पादन में वृद्धि हो, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा हो, आंतरिक व्यवस्था बनी रहे और यथासंभव आर्थिक असमानताएं कम हो। यद्यपि यह सिद्धांत सर्वोत्तम है लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से काफ़ी कठिन है, क्योंकि ये पता लगाना कठिन है कि किसी व्यय से समाज को कितना लाभ मिल रहा है और व्यय की सीमांत इकाई से प्राप्त सीमांत संतुष्टि, ये जो विचार है ये भावात्मक अधिक है। ठीक है। नेक्स्ट है मितव्ययता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इकोनॉमी। सार्वजनिक व्यय में मितव्ययता का आशय सार्वजनिक आय के अपव्यय को रोकना है। व्यय उन्हीं मदों पर किया जाना चाहिए जिन पे व्यय करने की आवश्यकता है।
व्यय उतनी मात्रा में किया जाना चाहिए जितनी ज़रूरत है, और ये उसी समय किया जाए जब इसकी सर्वाधिक आवश्यकता हो। व्यय की देखभाल करना जिससे व्यय का सदुपयोग हो। संक्षेप में, किसी मद पर आवश्यकता से अधिक खर्च नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, व्यय से उत्पादन शक्ति का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट, व्यय से साधनों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो। नेक्स्ट, बेहद लापरवाही तथा अदूरदर्शिता पूर्ण अपव्यय को रोका जाए। नेक्स्ट, अपव्यय को रोकने के लिए संसदीय व शासकीय बंधन लगाए जाए। नेक्स्ट, व्यय के वर्तमान एवं भावी प्रभावों का ध्यान रखा जाए। इस सिद्धांत के उपयुक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सिद्धांत भी लाभ का सिद्धांत का ही परिवर्तित रूप है। मितव्ययता का अर्थ सरकारी व्यय में कमी करना नहीं, वरन व्यय करने में विवेक, सदुपयोग, दूरदर्शिता का परिचय देना तथा सरकारी व्यय में लापरवाही तथा फिजूल खर्ची को रोकना व कम करना है। नेक्स्ट है स्वीकृति का सिद्धांत। स्वीकृति का सिद्धांत का अर्थ है कि सार्वजनिक आय का कोई भी भाग सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना व्यय नहीं किया जाना चाहिए। प्रजातांत्रिक देशों में व्यय का अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च सत्ता संसद या विधानसभा होती है। इस नियम का पालन करने से व्यय में प्राथमिकता, सामाजिक लाभ एवं मितव्ययता लाई जा सकती है और अपव्यय रोका जा सकता है। अनुमोदन के सिद्धांतों में उन बातों का समावेश होता है कि अधिकार से अधिक व्यय की अनुमति नहीं पर व्यय होना चाहिए। ऋण केवल उन्हीं मदों पर खर्च होना चाहिए जिनके लिए वह प्राप्त किए गए हैं। स्वीकृति से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। व्यय की गई समस्त राशियों के हिसाब किताब का उचित अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग होनी चाहिए, ताकि व्यय में आर्थिक अधिकारों का अनुचित उपयोग व उल्लंघन न हो सके। व्यय अनुमोदन में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए कि उस व्यय की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए। यदि स्वीकृति के सिद्धांत का कठोरता से पालन किया जाए तो सार्वजनिक व्यय से नियमितता, मितव्ययता और उत्पादकता के लाभ मिलेंगे तथा दोहरे एवं फिजूल खर्च से बच जाएंगे। नेक्स्ट है आधिक्य व बचत का सिद्धांत। इस सिद्धांत का आशय सरकारी बजटों में घाटों को दूर करना तथा आय व्यय में इस प्रकार संतुलन बैठाना है जिससे घाटा दूर हो व बचत प्राप्त हो। फिनले शिराज के अनुसार सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी आय की प्राप्ति व व्यय को सामान्य नागरिकों के समान करना चाहिए। व्यक्तिगत व्यय के समान संतुलित बजट की सामान्य नीति का अनुसरण करना चाहिए। नॉर्मली ये माना जाता है कि घाटे का बजट ज़्यादा सही रहता है मंदी काल में। ये व्यवस्था अल्पकाल में सही हो सकती है पर दीर्घकाल में इससे संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए सरकार को फिजूल खर्ची न करके आय व्यय के संतुलन में पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार संतुलित बजट उपयुक्त माने जाते हैं। हमेशा घाटे के बजट से मूल्य स्तर में वृद्धि और जनता पर ऋण भार में वृद्धि से देश विदेश में सरकार के प्रति विश्वास उठ जाता है। नेक्स्ट है लोच का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक आय में बिना सामाजिक हितों को क्षति पहुंचाए समय अनुसार परिवर्तन का गुण होना चाहिए। अर्थात देश की परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ लोक व्यय में भी परिवर्तन होना संभव होना चाहिए। ठीक है, यानी नॉर्मली होता क्या है कि व्यय में वृद्धि करना तो सरल होता है परंतु उसमें कमी करने में कठिनाई आती है। तो सार्वजनिक व्यय वही अच्छा माना जाता है जिसमें लोचता का गुण पाया जाता है, यानी आवश्यकताओं के आधार पर आप इसे कम ज़्यादा कर सकें। नेक्स्ट है उत्पादकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय ऐसे होने चाहिए जिनसे उत्पादन शक्ति और उत्पादन कुशलता में वृद्धि हो, देश में नए नए उद्योगों की स्थापना हो, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो, आर्थिक सुदृढ़ता से उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता हो। कैनिंग के शब्दों में कोई भी आधुनिक राष्ट्र सामाजिक और सार्वजनिक सेवाओं में वृद्धि किए बिना अपने वर्तमान स्वरूप तथा बहुमुखी जीवन स्तर को उपलब्ध नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है समान वितरण। सार्वजनिक व्यय इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे धन का समान वितरण संभव हो, विषमता घटे, निर्धन और धनी के बीच अंतराल को पाटने में सहायता मिले। नेक्स्ट है समन्वय का सिद्धांत, कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। इस सिद्धांत का उद्देश्य सार्वजनिक व्यय में पुनरावृत्ति तथा अस्त व्यस्तता को रोकना और सार्वजनिक व्यय करने वाली संस्थाओं में सहयोग और सामंजस्य लाना है। यदि देश में केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारें व्यय करती है तो उनके व्यय से तभी अधिकतम सामाजिक लाभ मिल सकता है, जबकि इन सबके व्यय में सामंजस्य
जिससे व्यय परिणामों के परस्पर विरोध तथा खर्चों की पुनरावृत्ति की संभावना मिट जावे और न्यूनतम साधनों से अधिक का लाभ प्राप्त हो। अन्य सिद्धांतों में हम देखते हैं निश्चितता का सिद्धांत। राज्यों को व्यय करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि किस किस मद पर कितना किस समय खर्च करना हो ताकि अपव्यय ना हो और अधिकतम सामाजिक लाभ मिले। इसके अलावा विभिन्नता का सिद्धांत, इसमें विभिन्नता लाने की बात कही जाती है ताकि विभिन्न प्रकार के व्यय से समाज के प्रत्येक व्यक्ति व वर्ग को यथासंभव लाभ पहुंचाया जा सके। सार्वजनिक व्यय के उपयुक्त सिद्धांतों की विवेचना से ये स्पष्ट होता है कि इन नियमों का पालन करने से देश की उत्पादन शक्तियों में वृद्धि, धन के वितरण में समानता, रोजगार में वृद्धि तथा तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ शांति एवं सुरक्षा द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में मदद मिलती है। भारत में लोक व्यय के सिद्धांतों का पालन कहाँ तक होता है, हम इसको देखते हैं। तो पॉइंट से देखिए आप। पहला लाभ, भारतीय व्यय प्रणाली बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य से प्रेरित है। योजना प्रधान व्यय से कृषि, उद्योग, सिंचाई, परिवहन, विद्युत पर उत्तरोत्तर व्यय में वृद्धि से देश की सब जनता को लाभ पहुंच रहा है। मितव्ययता, भारत में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली से मितव्ययता के सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी गई। अनेक व्यय आर्थिक दृष्टि से वांछनीय नहीं है। प्रशासन में अकुशलता, शिथिलता, दूतावासों, प्रतिनिधिमंडलों, उद्घाटन भाषणों, मंत्रियों पर अनाप शनाप व्यय मितव्ययता के सिद्धांत के सर्वथा प्रतिकूल है। स्वीकृति, यद्यपि इस सिद्धांत की वित्तीय नियंत्रण में सैद्धांतिक पालन होता है पर राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय समय पर बड़ी बड़ी रकमें बिना स्वीकृति ये खर्च कर दी जाती है। ये प्रवृत्ति अनुचित है। व्यय आधिक्य, भारतीय वित्त व्यवस्था में घाटे की प्रवृत्ति प्रबल है। राज्यों तथा केंद्र में प्राय घाटे के ही बजट बनते हैं। इससे मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है लोचता, भारतीय व्यय में यथेष्ट लोचता है क्योंकि वह बढ़ रहा है पर कम करने की दृष्टि से प्राय लोचहीन है, क्योंकि प्रजातांत्रिक प्रणाली में व्यय एक बार बढ़ा देने पर कम करना बड़ा मुश्किल होता है। इससे जनता में असंतोष फैलता है, विरोधी दल अपना सिक्का आजमाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है उत्पादकता एवं समान वितरण, देश में जो व्यय हो रहा है उसमें अधिकांश भाग उत्पादक व्यय है। इसी प्रकार निर्धन, पिछड़े वर्गों, पिछड़े क्षेत्रों पर है। नेक्स्ट समन्वय एवं निश्चितता, स्वीकृति के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में व्यय की निश्चितता रहती है पर विभिन्न व्ययों में समन्वय का अभाव दृष्टिगोचर होता है। समन्वय के अभाव में कहीं कहीं तो दोहरा व्यय हो रहा है जबकि कुछ क्षेत्रों में व्यय नगण्य हो रहा है। इस प्रकार भारत में सार्वजनिक व्यय अब धीरे धीरे व्यय सिद्धांतों के अनुरूप होता जा रहा है। इससे देश में आर्थिक प्रगति, समान वितरण, पूर्ण रोजगार, समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अगर फिजूल खर्चों और मनमाने ढंग से व्यय पर नियंत्रण रहे, प्रशासन में कुशलता हो तो स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक व्यय सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि कर सकता है। आज के लिए आपका चैप्टर इतना ही है। ये आपको असाइनमेंट दिया गया है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आप इनके सही विकल्पों का चयन करके आप मुझे किसी भी माध्यम से अपना उत्तर भेज सकते हैं। आप ये प्रश्न देख लीजिएगा। सार्वजनिक, जैसे पहला प्रश्न है सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत, सार्वजनिक व्यय से अभिप्राय। तीसरा प्रश्न कथन से संबंधित है। चौथा प्रश्न भी आप देख सकते हैं, घाटे का बजट क्या है। सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण कार्य के आधार पर कितने भागों में किया गया है। ये प्रश्न है, ये आज का असाइनमेंट भी है। आप मुझे इसका उत्तर किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।